इनसाइट सेदू की ओर से द डीप टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक स्टडी गाइड के पन्ने जैसे लगते हैं। सवालों और जवाबों से भरे हुए ये पन्ने हमें एक तरह की जासूसी कहानी की तरफ ले जाते हैं कि कैसे विद्वानों ने सदियों में फैले हिंदी साहित्य के विशाल सागर का एक नक्शा बनाने की कोशिश की। आज हम इसी सफर पर चलेंगे, ये समझने के लिए कि ये नक्शा बना कैसे, अलग अलग हिस्सों को क्या नाम दिए गए और हर नक्शा बनाने वाले की अपनी सोच क्या थी। बिल्कुल, और ये कोई सीधा साधा नक्शा नहीं है। ये एक ऐसा नक्शा है जिस पर लगातार बहस हुई है, जिसे बार बार बदला गया है। हर लाइन खींचने के पीछे एक विचार था, एक दृष्टिकोण। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि नक्शा क्या है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसे ऐसा ही क्यों बनाया गया है। चलिए इस दिलचस्प पहेली की परतें खोलते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की ये परंपरा, ये शुरू कहाँ से हुई? इन पन्नों में जो पहला नाम आता है वो थोड़ा चौंकाने वाला है, गारसा दतासी, एक फ्रांसीसी विद्वान। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहासकार एक फ्रांसीसी था? हाँ, ये अजीब भी है और दिलचस्प भी। गारसा दतासी ने ही पहला प्रयास किया और उनकी किताब का नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी। फ्रेंच भाषा में? जी, फ्रेंच भाषा में। इसका पहला भाग 1839 में आया। देखिए, ये उस दौर की सच्चाई को दिखाता है जब औपनिवेशिक विद्वान भारतीय भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों को पहली बार व्यवस्थित रूप से दर्ज कर रहे थे। उनका उद्देश्य चाहे जो भी रहो, पर एक शुरुआत तो उन्होंने की। और इन स्रोतों से यह भी पता चलता है कि उन्होंने अपनी किताब में हिंदी और उर्दू दोनों के कवियों को शामिल किया था। उन्होंने भाषा को उस तरह नहीं बांटा जैसा हम आज देखते हैं। हाँ, वो उस समय की मिलीजुली हिंदुस्तानी जबान को देख रहे थे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण भारतीय प्रयास हुआ, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, जो 1883 में आया। ये एक बहुत बड़ा काम था। इसमें उन्होंने लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय और उनकी कविताओं के उदाहरण इकट्ठे किए। ये एक भारतीय द्वारा अपनी भाषा के साहित्य को सहेजने का एक भावुक और बहुत बड़ा प्रयास था। फिर इन पन्नों में जॉर्ज ग्रियर्सन का जिक्र आता है और उनके लिए एक बड़ा दावा किया गया है कि वो ही सही मायनों में पहले इतिहासकार थे। ये मुझे थोड़ा खटकता है क्योंकि हमने अभी तासी और सेंगर की बात की। ग्रियर्सन में ऐसा क्या अलग कर दिया था? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ग्रियर्सन की जो किताब थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में आई, वो कई मायनों में अलग थी। सबसे बड़ा और एक तरह से वैचारिक रूप से महत्वपूर्ण कदम ये था कि उन्होंने पहली बार साफ तौर पर हिंदी के कवियों को उर्दू के कवियों से अलग किया। अच्छा, क्या ये सिर्फ संगठन के लिए था, मतलब चीजों को आसान बनाने के लिए, या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? नहीं, ये सिर्फ वर्गीकरण नहीं था। ये हिंदी को एक स्वतंत्र और अलग साहित्यिक परंपरा के रूप में स्थापित करने की एक बहुत बड़ी वैचारिक कोशिश थी। उस दौर में भाषा को लेकर जो बहस चल रही थी कि हिंदी और उर्दू दो अलग भाषाएं हैं। हाँ। ग्रियर्सन का यह कदम उसी बहस का एक अकादमिक प्रतिबिंब है। उन्होंने एक तरह से हिंदी साहित्य की सीमाओं को परिभाषित करने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने पहली बार कवियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया और भक्ति काल के महत्व को पहचानते हुए उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। और ये उपाधि आज तक हमारे साथ है। बिल्कुल। तो गारसा दतासी से लेकर ग्रियर्सन तक एक ढांचा तो बन रहा था, लेकिन जैसे ही हम इस ढांचे के पहले हिस्से पर यानी शुरुआती दौर पर नजर डालते हैं, इन पन्नों में एक अजीब सी उलझन दिखाई देती है। एक ही काल के इतने सारे नाम, वीर गाथा काल, बीजवपन काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल। ऐसा लगता है जैसे हर कोई उस दौर को अपनी अलग ही नजर से देख रहा था। बिल्कुल, और यही इस विषय का सबसे आकर्षक हिस्सा है। ये कोई उलझन नहीं, बल्कि ये दृष्टिकोणों का टकराव है। हर विद्वान ने उस काल की आत्मा को पकड़ने की कोशिश की और उसे अपनी समझ के हिसाब से नाम दिया। चलिए इस टकराव को थोड़ा समझते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया नाम वीर गाथा काल सबसे ज्यादा चर्चित है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आचार्य शुक्ल ने उस दौर की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति को पकड़ा जो उनके अनुसार वीरता थी। उन्होंने उस समय के रासो काव्यों को देखा। मतलब वो वीर गाथा गीत? हाँ, जो चारण कवि अपने राजाओं की प्रशंसा में लिखते थे, जैसे पृथ्वीराज रासो। उन्हें लगा कि उस काल का मुख्य स्वरी युद्ध, शौर्य और वीरता का है, इसलिए उन्होंने इसे वीरगाथा काल कहा। उनका ध्यान पूरी तरह से राजनैतिक और सामाजिक उथल-पुथल पर था।
लेकिन फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं और इसे बीज वपन काल कहते हैं, यानी बीज बोने का समय। ये तो वीरगाथा काल से बिल्कुल अलग सोच है। एकदम अलग। द्विवेदी जी का नजरिया भविष्य की ओर देखने वाला था। वो कह रहे थे कि ठीक है, वीरता की कविताएं थीं, लेकिन उसी समय भाषा और साहित्य के वो बीज भी बोए जा रहे थे जिनसे आगे चलकर भक्तिकाल और रीतिकाल जैसे बड़े पेड़ उगने वाले थे। वो उस काल में भविष्य की संभावनाओं को देख रहे थे, न कि सिर्फ उस समय की प्रमुख प्रवृत्ति को। और राहुल सांकृत्यायन का सिद्ध सामंत काल, उन्होंने किन दो चीजों को जोड़ा? राहुल सांकृत्यायन ने एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने उस दौर के समाज के दो सिरों को पकड़ा। एक तरफ सिद्ध थे, जो धार्मिक और रहस्यमयी साहित्य रच रहे थे और आम जनता से जुड़े थे। और दूसरी तरफ सामंत थे, यानी राजा और उनके दरबारी कवि, जो वीरता का साहित्य रच रहे थे। उन्होंने कहा कि इस काल को समझने के लिए इन दोनों ही धाराओं को देखना जरूरी है, इसलिए सिद्ध सामंत काल। तो मतलब शुक्ल जी ने राजनीति और युद्ध पे ध्यान दिया, द्विवेदी जी ने साहित्यिक विकास पर, और सांकृत्यायन ने सामाजिक संरचना पर। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन सबको समेटते हुए एक नाम दिया, आदिकाल, जो आज सबसे ज्यादा प्रचलित है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना था कि किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर इस काल को नाम देना अन्याय होगा। वीरगाथा कहने से हम सिद्धों, नाथों और जैनियों के विशाल साहित्य को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए उन्होंने आदिकाल जैसा एक तटस्थ और व्यापक नाम दिया, जिसका सीधा सा मतलब है शुरुआती दौर। ये नाम किसी एक विचारधारा को थोपता नहीं, बल्कि उस दौर की सभी अलग अलग धाराओं को अपने अंदर समेट लेता है। इसीलिए इसे सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया। इन सभी बहसों और नामों के केंद्र में एक व्यक्तित्व बार बार उभर कर सामने आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की सारी सड़कें उन्हीं तक जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। 1929 में प्रकाशित उनकी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास एक मील का पत्र है। ये आज भी अध्ययन की बुनियाद है, और इसकी रचना की कहानी भी बड़ी रोचक है। ये किताब मूल रूप से हिंदी शब्द सागर नाम के एक विशाल शब्दकोश की भूमिका के तौर पर लिखी गई थी। अच्छा, सिर्फ एक भूमिका? हाँ, लेकिन ये भूमिका इतनी विस्तृत, मौलिक और सुव्यवस्थित थी कि ये अपने आप में एक स्वतंत्र ग्रंथ बन गई। उन्होंने जो काल विभाजन किया, उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? इन स्रोतों में उसका एक साफ ढांचा दिया गया है। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी वैज्ञानिक स्पष्टता। उन्होंने पूरे इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालों में बांटा: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। लेकिन इससे भी बड़ी बात थी उनकी दोहरे नामकरण की पद्धति। हाँ, ये मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। एक ही काल के दो नाम, जैसे वीरगाथा काल और आदिकाल। क्या इससे भ्रम नहीं पैदा होता? ये छात्रों के लिए इसे और मुश्किल नहीं बना देता? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा तर्क है। शुक्ल जी का मानना था कि एक नाम उस काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति को बताएगा, जैसे वीरगाथा या रीति, ये बताता है कि उस दौर में खास क्या था, और दूसरा नाम जैसे आदिकाल या उत्तर मध्यकाल उसे कालखंड के रूप में एक सामान्य पहचान देगा, ये बताता है कि वो दौर कब था। इस तरह उन्होंने प्रवृत्ति और कालक्रम दोनों को एक साथ साध लिया। अच्छा, अब समझा। लेकिन शुक्ल जी की महानता सिर्फ इस ढांचे की वजह से तो नहीं होगी। ऐसा क्या था उनके विश्लेषण में जो इतना प्रभावशाली साबित हुआ? शुक्ल जी की सफलता का राज सिर्फ उनका काल विभाजन नहीं, बल्कि उनकी लोक मंगल की दृष्टि थी। उन्होंने साहित्य को सिर्फ कवियों और किताबों की सूची की तरह नहीं देखा। उन्होंने साहित्य को उस युग के समाज, राजनीति और आम इंसान की भावनाओं से जोड़ा। उन्होंने साहित्य को इस कसौटी पर परखा कि वो समाज के लिए कितना हितकारी है। इसी विश्लेषणात्मक ढांचे की वजह से उनकी किताब इतनी मजबूत साबित हुई। हालांकि बाद में कई विद्वानों ने उनकी कई स्थापनाओं को चुनौती भी दी। मतलब उन्होंने सिर्फ क्या लिखा गया ये नहीं बताया, बल्कि क्यों लिखा गया और उसका असर क्या हुआ ये भी बताया। लेकिन जाहिर है वो इस मैदान में अकेली खिलाड़ी नहीं थे। इन पन्नों में मिश्र बंधुओं का जिक्र भी बड़े सम्मान से है। अरे, मिश्र बंधुओं का काम तो अपने आप में एक महायज्ञ था। ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुकदेव बिहारी मिश्र। उन्होंने मिलकर मिश्र बंधु विनोद लिखा। आप कल्पना कीजिए, उस जमाने में बिना किसी कंप्यूटर या डेटाबेस के इन 3 भाइयों ने लगभग 5000 कवियों का परिचय और विवरण इकट्ठा किया। 5000 कवि, ये तो अविश्वसनीय लगता है। आज के समय में भी ये कितना मुश्किल काम होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ इतिहास लेखन नहीं, एक जुनून था। उनका काल विभाजन शुक्ल जी की तरह सुगठित नहीं था।
उन्होंने इतिहास को 8 कालखंडों में बांटा था। लेकिन संग्रह की दृष्टि से उनका काम अतुलनीय है। आचार्य शुक्ल ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने कई कवियों का परिचय मिश्र बंधु विनोद से ही लिया था। अच्छा। मिश्र बंधुओं ने एक तरह से कच्चा माल तैयार किया, जिसे शुक्ल जी ने अपनी तार्किक दृष्टि से एक सुंदर इमारत में बदल दिया। और शुक्ल जी के बाद क्या इतिहास लेखन का काम रुक गया? इन स्रोतों में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जैसी किताब का नाम आता है। दूसरा इतिहास का क्या मतलब है? क्या पहला वाला गलत था? दूसरा इतिहास का मतलब ये नहीं कि पहला गलत था, बल्कि ये कि अब एक नए नजरिए की जरूरत है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह की किताब है। ये दिखाता है कि इतिहास लेखन एक निरंतर संवाद है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जिक्र हमने पहले भी किया, उन्होंने अपनी किताबों के जरिए शुक्ल जी की कई स्थापनाओं को सीधी चुनौती दी। जैसे कि उन्होंने वीर गाथा काल नाम को खारिज कर दिया था। हाँ, और उससे भी बड़ी चुनौती उन्होंने भक्ति काल की व्याख्या को लेकर दी। शुक्ल जी मानते थे कि भारत में भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण की निराशा से उपजा, लेकिन द्विवेदी जी ने जोर देकर कहा कि भक्ति की धारा भारत में पहले से ही मौजूद थी। अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का स्वरूप वैसा ही होता। वाह, ये तो एक बहुत बड़ी वैचारिक बहस थी। जी, और यही दिखाती है कि इतिहास हमेशा पुनर्विश्लेषण के लिए खुला रहता है। वाकई ये तो किसी अदालत के मुकदमे जैसा लगता है, जहां नए नए गवाह और सबूत पेश किए जा रहे हैं। इन बड़ी बहसों के अलावा इन पन्नों में कुछ छोटी छोटी लेकिन मजेदार जानकारियां भी बिखरी हुई हैं। जैसे हिंदी नवरत्न नाम की एक किताब का जिक्र है। हाँ, ये भी मिश्र बंधुओं का ही काम था। जिस तरह उन्होंने 5000 कवियों का संग्रह किया, उसी तरह उन्होंने हिंदी के 9 सर्वश्रेष्ठ कवियों को चुनकर हिंदी नवरत्न नाम की किताब लिखी। ये उस दौर की साहित्यिक रेटिंग या टॉप 10 लिस्ट बनाने की कोशिश जैसा था, जो दिखाता है कि उस समय भी सर्वश्रेष्ठ कौन है इस पर बहस होती थी। बिल्कुल। और एक नाम है कविता कौमुदी। इसके संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी थे। ये छोटी छोटी बातें पूरे दौर को और भी जीवंत बना देती हैं। हाँ, ये तथ्य हमें बताते हैं कि उस समय साहित्य को सहेजने, इकट्ठा करने और उस पर विचार करने का एक पूरा माहौल था। हर कोई अपने अपने तरीके से इस विशाल परंपरा को समझने और समझाने में लगा हुआ था। तो आज इन स्रोतों की गहराई में उतरकर हमने देखा कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना कितना जटिल, बहुआयामी और एक तरह से कभी ना खत्म होने वाला काम है। ये सिर्फ तथ्यों का संकलन नहीं, बल्कि एक दृष्टि को स्थापित करने की कोशिश है, एक कहानी कहने का प्रयास है। सही कहा। गार्सा दतासी की पहली फ्रांसीसी कोशिश से लेकर ग्रियर्सन की वैचारिक सीमा रेखा, फिर आचार्य शुक्ल के उस विशाल और तार्किक ढांचे तक, और उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह जैसे विद्वानों की जरूरी प्रतिप्रश्नों तक, ये पूरा सफर हिंदी साहित्य को समझने की एक निरंतर चलती रहने वाली बौद्धिक यात्रा को दिखाता है। तो ये सिर्फ अतीत को दर्ज करना नहीं है, बल्कि अतीत को वर्तमान की दृष्टि से लगातार समझना और पुनर्मूल्यांकित करना है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भविष्य के लिए भी खड़ा होता है। हर काल विभाजन और हर नामकरण अपने समय की सोच को दिखाता है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे कोई डिजिटल युग कहता है, कोई सूचना क्रांति का युग। सोचने वाली बात है कि आज से 100 साल बाद जब कोई इतिहासकार हमारे समय के साहित्य का इतिहास लिखेगा तो वो इस दौर को क्या नाम देगा? क्या वो इसे शुक्ल जी के गद्य काल का ही विस्तार मानेगा, या फिर वो कहेगा कि यहां से एक नया काल शुरू हो चुका है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। क्या वे हमारे ब्लॉग पोस्ट्स, ट्विटर थ्रेड्स और वेब सीरीज के स्क्रीन प्ले को भी साहित्य मानेंगे? कौन जाने, शायद वो इसे स्क्रीन काल कहें या एल्गोरिथम युग का साहित्य। ये सवाल साहित्य को किताबों से निकालकर हमारे आज के जीवन से जोड़ देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज जो रच रहे हैं, भविष्य उसे किस नजर से देखेगा। और इसी प्रोवोकेटिव सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।